रिप्रोडक्टिव साइकिल साथ साथ लिखते जाएंगे। रिप्रोडक्टिव और इसी को कह सकते हैं सेक्सुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल और सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है, तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल हम पढ़ते हैं उनमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, लिखते जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और सेकंड जो है उसको कहते हैं स्ट्रेस साइकिल, ESTROUS, और इसको कोई ESTROUS होता है। तो दोनों साइकिल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर आपका शायद ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है, आवाज मतलब जैसे लग रहा है नॉर्मल स्पीकर से आपका आवाज आ रहा है। एक मिनट देखते हैं। हाँ ये छूट गया था। यस सर। हाँ आ गया सर। यस सर। हाँ वो स्विच ऑन नहीं किए थे। थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि इनिशियली जो है वी हैव सीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा देख चुके हैं। फिर हम देख चुके हैं गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल और सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल और सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा को कहते हैं स्ट्रेस साइकिल, ESTROUS, इसको OEB कहते हैं, स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, ये तो ये एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, इट अकर्स इन, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, मेल में नहीं होता, फीमेल में। तो ये फीमेल में होता है ऑफ ये प्राइमेट मैमल, PRIMATES, प्राइमेट मैमल, साथ साथ लिखते जाएंगे मैमल। ठीक है, तो हम बताए थे ना यूथेरिया में 16 ऑर्डर्स होते हैं, उसमें एक ऑर्डर है जिसमें कि प्राइमेट, प्राइमेट मतलब होता है फॉरमोस्ट इन रैंक, तो फॉरमोस्ट इन रैंक में हम ही हैं, हम ही लोग। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, चाहे ऐसे कह सकते हैं, इट अकर्स इन, कहां पर, प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, प्राइमेट मैमल्स में, लेकिन ये मैमल्स में ही होगा, लेकिन ये नॉन प्राइमेट, ठीक है, ये कहां पर होगा, ये मैमल्स में ही होगा, लेकिन नॉन प्राइमेट मैमल्स, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब हम बताए थे कि जितने भी ये 16 ऑर्डर्स हैं उसमें से जो प्राइमेट में जितने आते हैं सब के सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो कौन कौन होगा, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया वो मंकी, एप और ह्यूमन, लेकिन और भी है इसमें, कहने का मतलब इट इंक्लूड लोरीज, ठीक है, लोरीज, लीमर, लोरीज, लीमर, TRSIERS, टार्सियस। ठीक है, तो लोरीज, LORIES, ये भी है, लीमर, इसके बाद टार्सियस, इसके बाद मोंकी, मोंकी, टार्सियस के बाद मोंकी, ये सब में है, को ऐसे लिख दे आगे, टार्सियस, मोंकी, इसके बाद एप्स, इसके बाद ह्यूमन। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि ये कहां पर होता है, ये अकर्स इन मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, लेकिन लीमर, लोरीज, ये सब होते हैं ना, इन सब में भी हो सकता है, टार्सियस इससे पहले। तो इवोल्यूशन में पहले मंकी आया, फिर एप आया, फिर ह्यूमन। ठीक है, एप्स में, एप्स जो पढ़े होंगे आप कि 4 तरह के एप्स होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ एप्स, दैट इज गिब्बन, गोरिल्ला, GORILLA, गिब्बन, GIBBON, गिब्बन, तो गोरिल्ला में भी होता है फीमेल में गिब्बन, ओरंगटन, ORANGUTAN, ओरंगटन, एंड चिंपैंजी, CHIMPANZEE। ठीक है, तो ये 4 तरह के एप्स हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ यही पाया जाएगा, इंडियन एप, ओनली एप प्रेजेंट इन, एप प्लस एंटी मीन्स प्रेजेंट इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो गिब्बन ही जो है ना सबसे छोटा भी है, गिब्बन जो है स्मॉलेस्ट, और चिंपैंजी सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि मोंकी, एप्स और ह्यूमन, तो इट इंक्लूड, मोंकी याद रखना है, एप्स और
ह्यूमन, ये इसमें नॉन, ये प्राइमेट मैमल्स है, इन सब में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन स्ट्रेस साइकिल क्या है, नॉन प्राइमेट मैमल, ये क्या हुआ, मतलब नॉन प्राइमेट मैमल, प्राइमेट को छोड़ के जितने भी हैं 16 ऑर्डर है ना, तो 15 ऑर्डर में कोई भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ज्यादातर इन सब में नॉन प्राइमेट, प्राइमेट छोड़ के जितने भी ऑर्डर सब नॉन प्राइमेट कहलाएगा। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स कुछ कुछ, कौन सा है नॉन प्राइमेट मैमल्स, तो ये काऊ, आपका 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दिया होगा एक छोटा सा, रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रेस साइकिल एंड ये, तो वहां देख लीजिएगा जाकर। तो ये काऊ हो गया, ठीक है, काऊ, काऊ मतलब कहने मतलब कैटल, कोई भी कैटल, काऊ, बफेलो सब, ठीक है। इसके बाद शीप, डियर, डॉग, ठीक है, टाइगर, इन सब में, तो इन सब में क्या होगा, इन सब में जो देख रहे हैं इन सब में हो रहा है दैट इज नॉन प्राइमेट मैमल्स है स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल दो तरह का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल प्राइमेट मैमल और ये नॉन प्राइमेट मैमल। और ये नॉन प्राइमेट में कौन कौन सा, काऊ, शीप, डियर, डॉग, टाइगर वगैरह वगैरह बहुत सारा, और ये याद रखेंगे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ठीक है, अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। We have to study in detail about menstrual cycle. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलिए जब करें, लीमर, लोरी, टार्सियस भी आता है प्राइमेट्स में। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली क्या है कि एक प्यूबर्टी के बाद फीमेल में होता है, तो फीमेल में प्यूबर्टी मानते हैं कि 12 इयर्स के बाद, 12 इयर्स आप मान सकते हैं कि प्यूबर्टी अटेन हो जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये अप्रोक्सीमेटली 28, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अप्रोक्सीमेटली जो है लास्ट फॉर अबाउट 28 to 29 डेज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन 30 डेज का भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, मैक्सिमम ये भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ना, सपोज करें किसी को, ऐसे तो 28-29 है, लेकिन किसी को सपोज करें 31 डेज पर आ रहा है। ठीक है, तो 31 डे इस महीने, फिर अगले महीने में 31, फिर अगले महीने में 31, फिर अगले में 31, तो ये कुछ नॉर्मल है मान सकते हैं। लेकिन आज 28 डेज आया, फिर कभी 32, कभी 29, तो ये इसको अब नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली कह सकते हैं कि जनरली इट लास्ट फॉर 28 to 29 डेज, बट ये 35 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या अंतर होगा अभी आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखते जाइएगा साथ साथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख लीजिए, इट लिख लीजिए, ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी शॉर्ट में हम लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे अब आगे एमसी, तो आप समझ लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 28 to 29 डेज, 28 to 29 डेज। ठीक है, 28 डेज का होता है। ठीक है, और 29 नॉर्मल, लेकिन ये 35 भी हो सकता है, तो उसमें कौन सा फेज चेंज होगा, क्या होगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी याद रखना है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस मतलब होता है मंथ। ठीक है, मंथ। ठीक है, तो हिंदी में वही कह सकते हैं कि महीनागिरी क्या कहते हैं, ये फीमेल में जो होता है हर एक महीना होता है, मतलब ये मंथ, मतलब ये 28 to 29 डेज। अब आगे देखते हैं दूसरा, फीमेल में प्यूबर्टी जैसे ही होगा, प्यूबर्टी फीमेल अटेन कर गई है कैसे पता चलेगा, तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता है ना, फर्स्ट आएगा, तब वो क्या है, दैट इज इट इज एन इंडिकेशन ऑफ प्यूबर्टी दैट ए फीमेल हैज अटेन्ड सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट जो होगा ना, फर्स्ट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, बिगिनिंग, BEGINNING। ठीक है, तो फर्स्ट और बिगिनिंग ऑफ MC मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, उसको हम कहते हैं, एक टर्म कहते हैं, दैट इज नोन एज मीनार्क। क्या कहते हैं, एक टर्म दिया जाता है, लिख लीजिए MENARCHE, मीनार्क। ठीक है,
तो मीनार का मतलब क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ एमसी कह सकते हैं और फर्स्ट एमसी कह सकते हैं, इज नोन एज मीनार। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है, ये जनरली 12 ईयर्स मान सकते हैं आप, 12-13 ईयर। ठीक है, 12-13 ईयर। ठीक है, तो बिगिनिंग, तो 12 और 13 ईयर्स। अब देख रहे हैं क्या, फर्स्ट है, फर्स्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ, 12 ईयर, 13, 14, 15, इस तरह करते करते मैक्सिमम जो लास्ट जो है ना वो 45 से 50 माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है, ब्लीडिंग फेज तब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको एंड कह सकते हैं, वी कैन से एंड। ठीक है, और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो टेम्पररी स्टॉपेज की परमानेंट स्टॉपेज, परमानेंट स्टॉपेज। ठीक है, तो एंड और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ एमसी। ठीक है, परमानेंट याद रखिएगा, टेम्पोररी नहीं, टेम्पोररी हो सकता है बीच में, ऑफ एमसी, इसको हम कहते हैं मीनोपॉज, MENOPAUC, पॉज देखिए लिखा हुआ, पॉज मतलब रुकना। ठीक है, तो मीनोपॉज कहते हैं। तो फर्स्ट जो एमसी होता है उसको कहते हैं मीनार, और लास्ट जो एमसी होता है, कहने का मतलब टेम्पररी नहीं, परमानेंट स्टॉपेज, दैट इज नोन एज मीनोपॉज। और ये मानते हैं मीनोपॉज कितना होता है, तो ये मीनोपॉज जो मानते हैं ये होता है एक्चुअली में, कह सकते हैं 50 ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी में दिया है, तो ये 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये 50 ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 से 50 ईयर्स है। तो कहने का मतलब है कि फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ देखेंगे तो किसके बीच में लाई करेगा, मीनार्क और मीनोपॉज के बीच में, इसी के बीच में क्या कहते हैं, दिस इंडिकेट्स द रिप्रोडक्टिव, इन दोनों के बीच में। तो 12 साल और 45 और 50, तो इसको मान लेते हैं 47 मान लेते हैं अपना एक एवरेज। तो 47 और 12 माइनस करेंगे कितना हो गया, 35 ईयर्स मान के चले। मतलब फीमेल का कोई रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल अगर देखेंगे, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होता है वो कितने साल का, 35 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये मीनार्क और मीनोपॉज के बीच में जो है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल कह सकते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है ऑफ फीमेल ये कह सकते हैं कितना है, इतना ही है। ठीक है, अब इतना है। ठीक है, तो इतना है, तो इस बीच में हर एक मंथ में क्या होता है, हर एक मंथ में 28-29 डेज के बाद। ठीक है, तो अगर लेंगे 28-29 डेज लेके चलते हैं तो पूरे एक ईयर में आप मान सकते हैं कि कितने एग निकलेंगे, 13 एग। ठीक है, पूरे ईयर में कितना निकलेगा, 13 एग। तो 35 साल है ना रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ ये कितना, 12 ईयर्स ही मानते हैं, 47 मान लेते हैं, तो ये 35, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ फीमेल का कितना है, ये है 35 ईयर्स है। और इस रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये फीमेल कितना एग प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये प्रेग्नेंट ना हो तो कह सकते हैं द फीमेल कैन प्रोड्यूस, लिखते जाएंगे आप, द फीमेल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट हाउ मेनी एग्स कह सकते हैं। तो हर एक मंथ में अभी देखेंगे कि हर एक 28 साइकिल में एक एग रिलीज होता है। ठीक है, मतलब एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, उससे सेकेंडरी साइट जो रिलीज होता था एक निकलेगा, एक ही होगा। तो 28 डेज मान ले तो एक साल में 13, तो 35 साल में 35 into 13, और इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 450 क्या आएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑफ अबाउट कितना, तो देखिए 35 इंटू कितना 13 कर सकते हैं ना, ऑफ अबाउट इतना इंटू इतना, अब ये कितना हो गया, ये हो गया अप्रोक्स, आप देखिएगा 445-55 कुछ आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम एक कह सकते हैं कि पूरे जिंदगी में कोई भी फीमेल है वो कितना एग और ओवम रिलीज कर सकती है, दैट इज 450 एग और ओवम। ठीक है, तो ए फीमेल, नॉर्मल फीमेल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट हाउ मेनी एग इन हर एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड। ठीक है, तो एंटायर रिप्रोडक्टिव में आपको याद रखना है 450। कैसे आया, 35 साल तो एक साल में 13 एग निकलेगा, तो 25 में 13 करेंगे तो 455 कुछ आएगा, ये देखिए इतना एग। ठीक है, तो ये हो गया।
अब ये 458 निकल रहा है, ठीक है। तो जरूरी थोड़े है कि इस बीच में क्या होगा, इस बीच में हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए। तो अभी हम देखेंगे कि अभी तो देखें कि स्टार्ट होता है 13-12 ईयर्स मीनार कहते हैं, और जो खत्म होता है इसको मीनोपॉज कर दिए, ठीक है। तो जनरली स्टॉपेज मीनोपॉज क्यों होता है, तो उस समय क्या होता है, जैसे एज बढ़ते जाता है उस समय क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल वगैरह क्या होगा, हार्मोन का घटते जाता है, जिसके कारण अफेक्ट हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरे 35 साल में देख रहे हैं कि 458, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बीच में स्टॉपेज ना हो। बीच में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल लैकिंग भी हो सकता है, बंद हो सकता है अचानक सडन, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखे थे परमानेंट स्टॉपेज ना, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको टेम्पररी स्टॉपेज। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, फिर एक एंड हो गया, ये पॉइंट दोनों के बीच का ये हो गया। इसके बाद आप एक पॉइंट आप लिख सकते हैं टेम्पोररी स्टॉपेज। ये देखिए परमानेंट स्टॉपेज है, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एमसी, तो पूछ देगा टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एमसी अकर्स एट इतना, ठीक है। लेकिन टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एमसी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एमसी जो होता है ना, ये कब होगा टेम्पररी, तो लिख लीजिए टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एमसी जो है आप लिख लें, इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर सपोज करिए कि फीमेल क्या हो गया, जाइगोट बन गया, स्पर्म और एग मिला जाइगोट बन गया, तो 9 मंथ जो ग्रोथ होगा ना, जो भी गेस्टेशन पीरियड करते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ का क्या है, गेस्टेशन पीरियड, तो गेस्टेशन वगैरह पढ़ेंगे हम पीरियड के बारे में। तो गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का होता है उसको प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। तो प्रेगनेंसी पीरियड के समय अपने आप ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय टेम्पररी स्टॉपेज रहेगा। 9 मंथ तक क्या हुआ, जब तक वो बर्थ नहीं दे रही है तब तक क्या होगा, कोई भी ओवुलेशन नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। लेकिन जन्म के बाद बर्थ दे दी बच्चे को, इसके बाद वो क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बच्चे को क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग अपना दूध पिलाएंगी, ठीक है। जब दूध पिलाती है तो उस समय भी क्या होगा, उस कुछ पीरियड है जब तक कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, ठीक है। तब तक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, ठीक है। तो अभी हम क्यों होता है, तो उस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड। तो ये मैक्सिमम माना गया है कि ये लैक्टेशन पीरियड कितना है। सपोज करिए कोई मदर फीड नहीं कर रही है, बच्चे को फीड नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूसली करवा रही है तो उसको माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी ऑफ 9 मंथ 6 मंथ मैक्सिमम माना जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या होगा, ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, बंद रहता है। तो हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी में स्टॉपेज होगा। दूसरा कहां पर कह सकते हैं, लैक्टेशन पीरियड, LACTATION, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन बताए थे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। तो लैक्टेशन पीरियड के समय, ठीक है, तो लैक्टेशन PRIOD पीरियड, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड के समय क्या होगा, ये तो ये प्रेगनेंसी कितना, तो ये कह सकते हैं पूरे 9 मंथ तक बंद रह सकता है। लैक्टेशन पीरियड ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम, अभी आगे पढ़ेंगे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स उसमें फिर बताएंगे। तो ये 9 लैक्टेशन मतलब कि कह सकते हैं कि 6 मंथ तक मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई मदर कर रही है तो 6 मंथ तक मैक्सिमम क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी। ये क्यों नहीं होगा, मिल्क जब मदर जैसे मिल्क अपना कर रही उस समय क्यों नहीं होगा, तो उस समय क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, पढ़ेंगे बाद में। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो क्या होगा, FSH वगैरह ये सबको इनिबिट कर देगा। तो इनिबिट कर देगा तो ग्राफेन फॉलिकुल ये सब क्या होगा, मैच्योर नहीं होगा तो ग्राफेन फॉलिकुल नहीं बनेगा, तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा तो मैंने कोई फिनोमेना नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ देखते हैं प्रेगनेंसी। और क्या होगा, और हो सकता है रीजन कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ठीक है, ब्लड ही नहीं है, चाहे बहुत ही पुअर हेल्थ है उस फीमेल का, तो ये स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ आपको, तो स्ट्रेस होगा, पुअर हेल्थ है, तो इन सब में क्या होगा, ये 3-4 केस हैं, याद रखेगा कि इस समय क्या होता है, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एमसी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये सब हो तो आप खुद सोच लीजिए, अगर इस पीरियड में कोई फीमेल अगर, ठीक है, फीमेल अगर 2 बच्चा को जन्म दे चुकी है तो क्या होगा, तो 9 मंथ 6 मंथ आप कह सकते हैं, 9 6 कितना, 9 6 15 मंथ इधर,
15, 30 मंथ तो इसी तरह हो गया, तो कितना और कम एग होगा। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, मैक्सिमम एग कितना प्रोड्यूस कर सकती है इतना, और मिनिमम तो कम ही होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये हो गया टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक चीज बताया है बस, मिनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, मिनार्क फर्स्ट बिगिनिंग और परमानेंट स्टॉपेज मेनोपॉज, और ये हो सकता है कंडीशन कब, जब प्रेगनेंसी, लैक्टेशन पीरियड, स्ट्रेस और पुअर हेल्थ होगा तब। ठीक है, अब आगे लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल has 4 phases, 4 फेज होते हैं इसमें। अगला पॉइंट लिखना है आपको, has 4 phases, has 4 phases। ठीक है, पहला, अभी आप लिखते जाएंगे नाम, अभी आगे समझ में आ जाएगा। 4 phases, ठीक है। तो फर्स्ट जो फेज है लिखते जाइए, फर्स्ट, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन फर्स्ट फेज को हम क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज आप कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसी को कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज, जो इनिशियल फर्स्ट से 1 से 5 दिन तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, 1 से 4th दिन बंद हो जाएगा, 5th भी चल सकता है, तो 1 to 5 डेज मानते हैं। सपोज करें जिस दिन स्टार्ट होता है ना ब्लीडिंग, उस समय से हम मेंस्ट्रुअल फेज को काउंट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो शुरू से 5 दिन, 1 से 5 दिन को हम कौन सा फेज कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, और इसमें ब्लीडिंग हो रहा है ना, इसलिए ब्लीडिंग फेज। तो मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, और इसमें टूट के क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो होता है ना, वो टूट के गिरता है, तो टूट के गिरता है तो क्या होगा, इसीलिए इसको ब्लीडिंग फेज और डिस्ट्रक्टिव फेज भी कह सकते हैं। लिख लीजिए, डिस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कॉमनली कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव फेज और मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन, कोई भी फेज आप कह सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज अगर कहें, ब्लीडिंग फेज कहें, और डिस्ट्रक्टिव फेज और मेंस्ट्रुएशन टर्म। ठीक है, और इसी को कह सकते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लॉस्ट ओवम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से अगले महीने चालू हो जाएगा, तो टूट के यूटेरस का लाइनिंग ही गिरता है ना, तो इसीलिए ऐसे कह सकते हैं वीपिंग ऑफ द यूटेरस लाइनिंग फॉर द लॉस्ट ओवम, मतलब कि ओवम फर्टिलाइज हुआ है। तो किस फेज के लिए कह रहा है, इसी के लिए। ठीक है, वीपिंग आउट मतलब ब्लीडिंग। ठीक है, और ये जो होगा फेज, ये जो होगा, मान के चलिए 1 से 1st से 5th डे, तो 1 से 5 डे लिखते जाइएगा। तो जिस दिन ब्लीडिंग चालू हुआ उस समय से मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करते हैं। तो 1 से 5 दिन क्या होगा, ये होगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन सेकेंड। क्यों होगा, क्या होगा, अभी धीरे धीरे देखेंगे। सेकेंड जो फेज होगा उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। क्या कहते हैं, लिखते जाएंगे अभी आप, फॉलिकुलर, FOLLICULAR, फॉलिकुलर। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, सभी का रीजन है क्यों फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्यों प्रोलिफेरेटिव, अभी आगे धीरे धीरे आएगा। तो फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा जो है, इसमें देखेंगे ना, एस्ट्रोजन का रोल ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एस्ट्रोजेनिक, एस्ट्रोजेनिक फेज। ठीक है, एस्ट्रोजेनिक फेज। ठीक है, और ये जो देखेंगे अभी ओवुलेशन, एग का रिलीज जनरली हम बताए थे ना, कि याद रखिए 28 डेज का मान के चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मिड डे कह सकते, मिड डे मतलब कि मिड ऑफ द साइकिल, मतलब 14th डे में जो होगा वो क्या हो गया, ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवुलेशन से पहले है ना। ठीक है, इसके आगे होगा ओवुलेशन, तो उससे पहले, तो इसको प्री ओवुलेटरी कहते हैं, प्री OVULATURY, प्री ओवुलेटरी फेज। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, प्री ओवुलेटरी फेज। तो देखिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन इस फेज में बनेगा, अभी देखेंगे आगे। इसके बाद प्री ओवुलेशन फेज और ओवुलेटरी, ओवुलेशन से पहले अगर फेज में, इसीलिए। ठीक है,
तो ये हो गया। तो ये कब से कब होगा? जिस तरह 1 से 5 है, ये जो लिख लीजिए इसके आगे, ये जो होगा इट लास्ट फॉर अबाउट 5 to 14 डेज, ठीक है, 5 से 14 डेज, ठीक है। तो 5 से 14 डे तक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, इसको कहते हैं ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, तो नहीं भी दिया रहता है बुक में। ओवुलेशन मतलब क्या हुआ? 14th डे, सपोज करें 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14 आया, 14 ही में 14 तक ये चल रहा, फिर दिन में क्या हो गया? फिर हो सकता है कि वही दोपहर में ओवुलेशन हो गया, थोड़ी देर के लिए ओवुलेशन हो गया, तो ओवुलेटरी फेज। और ये जो होता है लास्ट कब है? तो 14th डे लिख रहे हैं, इसीलिए 14th डे होता है, मिड ऑफ द साइकिल। ये हम बात कर रहे हैं किसका? 28 डेज नॉर्मल साइकिल के बारे में, ठीक है। फोर्थ जो है इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। अभी लिखते जाएंगे, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। और इसी को बहुत सारा नाम है, ठीक है, ल्यूटियल फेज। दूसरा इसी को कहते हैं सिक्रेटरी फेज, SECRETORY, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोजेस्ट्रॉन। इसी में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट होगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन है ना, तो प्रोजेस्टेरोनिक, PROGESTERONIC, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज, ठीक है। और ये देखिए ओवुलेशन के बाद फेज है ना, ओवुलेशन के बाद तो प्री था, तो ये क्या कहेंगे? पोस्ट ओवुलेशन, पोस्ट ओवुलेशन फेज, ठीक है, पोस्ट ओवुलेशन फेज। तो ये देखिए ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, ये ठीक है। और ये क्या हो गया? कितना? तो 14th ही मान के चलते हैं कि 14th है ना, 14th के शाम से चालू हो गया, थोड़ी देर का ओवुलेशन हुआ, फिर इसके बाद ये, तो ये 14 से लेकर लास्ट मान लेते हैं हम 28 डे, 28 दिन का मान के चले हैं ना, तो 14 to 28 डेज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि पहला वाला फेज जो है ब्लीडिंग फेज, याद रखिए ब्लीडिंग फेज कब है? 1 से 5। दूसरा 5 to 14, और 14th डे ओवुलेशन होगा, इसके बाद 14 to 28 ये फेज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लें, हालांकि फिर आगे बताएंगे ये ल्यूटियल फेज नाम क्यों पड़ा है। कॉर्पस ल्यूटियम बताए थे बनता है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के जस्ट बाद क्या बनता था? कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, इसीलिए ल्यूटियल फेज, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता था? प्रोजेस्ट्रॉन करता था ना इसी में, तो देखिए प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज, ठीक है, और सिक्रीशन कर रहा है ना, तो सिक्रेटरी फेज। और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है ना, प्रोजेस्ट्रॉन यूटेरस को प्रिपेयर करता है, ठीक है। क्यों कहते हैं ल्यूटियल फेज? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इसमें बनेगा, भी देखेंगे। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो वो क्या निकालता था? इट स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन मेनली, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी बनाता है वो, ठीक है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों निकालता है, तो ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम इसमें बनेगा। इसके बाद ये प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट करेगा, और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन अभी देखेंगे यूटेरस में, ठीक है। सपोज करें कि यूटेरस में इम्प्लांटेशन होना है, तो जो जाइगोट, जो भी फर्टिलाइज्ड एग है, इम्प्लांट होगा, उसके लिए यूटेरस को क्या करेगा? ये प्रिपेयर करेगा प्रोजेस्ट्रॉन पहले, ठीक है। और वो क्या करेगा? इसको कहते हैं डेसिडुअल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो यूटेरस के सेल हैं, लिखवा देंगे सब आगे, कि स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, तो एंडोमेट्रियम स्ट्रोमल सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू डेसिडुअल सेल्स बाय प्रोजेस्ट्रॉन। और ये डेसिडुअल सेल्स क्या हुआ? डेसिडुअल सेल्स आर सच सेल्स विच आर फिल्ड विथ, बड़े हो जाते हैं, एंड दे आर फिल्ड विथ क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोजन, ठीक है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, प्रोटीन, लिपिड व फैट भर जाता है, ताकि न्यूट्रिशन मिले जब वो अटैच हो, तो उसके लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो सेक्रेट क्या कर रहा है? वो सेक्रेटरी नेचर कर रहा है ना, ग्लैंडुलर बना रहा है ना उसको, ठीक, इसीलिए सेक्रेटरी। चाहे से भी कर सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो बन रहा है, तो ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर रहा है ना, तो सेक्रेटरी, और ल्यूटियल ये सेक्रेटरी नेचर होता है, तो सेक्रेटरी फेज। और ये क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन निकाल रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन ओवुलेशन के बाद है ओवुलेशन, ठीक है। ये फॉलिकुलर फेज क्यों कहेंगे? अभी देखेंगे। फॉलिकुलर फेज इसलिए कहेंगे, इसमें ग्राफियल फॉलिक बताए थे ना कि प्राइमर्डियल फॉलिकल था, वो क्या में चेंज होगा? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल क्या में चेंज होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी क्या में?
टर्शियरी तो हम बताए थे ऐसे एरो देखे कि एफएसएच सबको कंट्रोल कर रहा है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल का ग्रोथ वगैरह, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कौन कर रहा है? एफएसएच ना, ठीक है, एफएसएच कर रहा है, चाहे उसका फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर ग्रोथ में कर रहा है। दूसरा, अब ये ग्राफेन फॉलिकल बन जाएगा तो वो क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन निकालेगा, बताया था ना। तो थेका इंटरना, तो ये देखिए एस्ट्रोजेनिक फेज, ठीक है। अब वो एस्ट्रोजन निकाल रहा है, अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये जो यूटेरस का लाइनिंग है उसका ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन करेगा, उसका थिकनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोलिफरेशन करेगा, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसीलिए क्या कर रहा है? ये प्रोलिफरेशन कर रहा है ना एस्ट्रोजन, इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ओवुलेशन से पहले, तो नाम क्लियर है ये 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, लिख लीजिए इतना। अब देखिए इसी को हम एक इस तरह डायग्राम बना रहे हैं, एक अभी ग्राफ वगैरह सब बताएंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए, मान के चलते हैं ये कि ये मान लीजिए बीच में है, 28 डेज का मान के चल रहे हैं, तो ये है मान लेते हैं 0, ठीक है, ये 28 मान लेते हैं, ठीक है, 1 से चालू कर रहे हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 बना सकते हैं, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ज्यादा गैप हो गया, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। ये देखिए इस तरह 14, इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 बनाते जाइए आप भी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखेंगे क्या, अभी तो बताए हैं कि 1 से 5, मतलब ये 1 से है यहाँ से यहाँ तक, ये पहला फेज हुआ, ये वाला, ये फर्स्ट, ठीक है। प्रोलिफ, इसमें क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, पूरा ब्लीडिंग फेज। इसके बाद फिर क्या होगा? 5th में, तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th कितना तक? 14 तक, इसको कहते हैं दूसरा फेज। कौन सा? फॉलिकुलर फेज। तो इस दौरान हम देखेंगे क्या होगा, जो भी प्राइमरी फॉलिकल तो सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होगा? इसमें चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स थे ना, प्राइमरी फॉलिकल्स थे 1 डिग्री फॉलिकल, प्राइमोडियल था, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, ये फिर क्या में चेंज होगा, कैसे होगा बता चुके हैं सब, ये 2 डिग्री में, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी में होगा, ये क्या में होगा, ये और चेंज होगा 3 डिग्री फॉलिकल में, टर्शियरी, ठीक है। ये फिर क्या बनेगा, आते आते ये देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, इस तरह बताए थे। और ये क्या था? जर्म हिल था, इससे अटैच था सेकेंडरी ओसाइट, और ये सब क्या था? थेका था, और यहाँ क्या था? ग्रेनुलोसा सेल्स था। इन सब में भी थेका और ग्रेनुलोसा सेल्स है, सेकेंडरी में भी है, थेकाऊ का सब बन चुका था ये, ठीक है। तो ये इस तरह बताए थे। तो ये सब कहां पर हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसमें हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? वो सब के सब हो रहा है कौन सा? सेकेंड फेज में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है ना, और ये क्या में चेंज हो रहा है? जीएफ। और ये सब क्या कहेंगे? ये सब जो है ना, इन सब को मैच्योर कहेंगे कि इमैच्योर। ये कैसा हो गया फॉलिकल? ये अभी इमैच्योर फॉलिकल है। कौन सा फॉलिकल है बताए थे ना? तो ये प्राइमरी फॉलिकल। तो देखिए बताए थे कि हर एक ओवरी में कितना होता है प्यूबर्टी के समय? हर एक ओवरी में 60,000 टू 80,000 होता है, हर एक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो इतना मतलब डिजेनरेट कर जाते हैं। अब इतना बचे हैं तो इसमें से सब नहीं, अभी देखेंगे क्या कि हर एक फेज में, हर एक फेज जो होगा ना, तो हर एक फेज में ये प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये प्राइमरी फॉलिकल तीनों का तीनों, ये प्राइमरी फॉलिकल लगभग कितने होते हैं? ये 6 से 12, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करेंगे, एक अलग डायग्राम ही बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। कितने? चाहे इसी में लिख दें, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल। तो हर एक मंथ जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो 5 दिन ब्लीडिंग हुआ, फिर क्या होगा? उतने 60 to 80,000 पर ओवरी है ना प्राइमरी फॉलिकल, उसमें से कितने? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी फॉलिकल 6 से 12 में चेंज होगा।
तो 6 से 12 कितना है? प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल हम बताए थे, इसके में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? इसमें कॉलुमिनर थे, ऐसे ऐसे थे इस तरह। तो कितने हर एक मंथ होता है? तो 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करना चालू करेंगे, ठीक है। और वो क्या बनेंगे? 2 डिग्री फॉलिकल, ठीक है। और ये 2 डिग्री फॉलिकल बनेंगे, ठीक है। तो ये 2 डिग्री फॉलिकल कितना होगा? ये देखिए 6 से 12, ठीक है, ये 6 से 12। अब इसमें से देखिए 2 डिग्री फॉलिकल जो है ना, ये कह सकते हैं कि 2 फॉलिकल, ठीक है। इसमें से कह सकते हैं कि 2 से 3 कहते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होंगे, उसमें से पूरे का पूरे नहीं करेंगे। 6 से 12 स्टार्ट करेगा बनना, देखिए 2 से 3 ही सेकेंडरी फॉलिकल अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा? 2 से 3 नहीं तो 1 से 3, आप 2 से 3। और फिर क्या होगा कि सिंगल टर्शियरी फॉलिकल, और फिर क्या होगा? सिंगल ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो सिंगल है, जीएफ इसको कह रहे हैं, तो ये जीएफ जो है ग्राफियन फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल है। क्या है ये? मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि ये मैच्योर फॉलिकल कितना? एक ही बनेगा, हर एक मंथ एक ही बनेगा। हो सकता है कि एक प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे पार्टिसिपेट करे, मैक्सिमम 6 से 12 तक, लेकिन बनेगा एक ही मैच्योर, ठीक है। ये अब ये तीनों के तीनों क्या है? इमैच्योर फॉलिकल है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं इमैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन, अभी हम बताए थे ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है, बताए थे। थेका इंटरना सेक्रेट्स एस्ट्रोजन। तो यहां पर तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा, ये सब निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। तो 3 डिग्री फॉलिकल में भी तो यहाँ क्या है? एस्ट्रोजन और ग्रैनुलोसा सेल्स वगैरह थे ना, यहाँ भी ग्रैनुलोसा सेल्स उसी तरह था, एस्ट्रोजन था, ये थेका इंटरना था जो कि एस्ट्रोजन यहाँ भी निकालेंगे। 2 डिग्री फॉलिकल में भी था, यहाँ भी निकालेंगे एस्ट्रोजन, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे था यहाँ पर थेका, इसमें तो था नहीं, तो सेकेंड 2 डिग्री इमैच्योर है फॉलिकल, 3 डिग्री में चेंज होगा, 3 डिग्री 4, यही ना। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री है, ये कौन है? एफएसएच यहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ एफएसएच। तो कह सकते हैं जो भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इससे पहले क्या था? इससे पहले भी था एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये एक था प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या में? एफएसएच के प्रेजेंस में चेंज होता है 1 डिग्री में, इसे बता चुके हैं। एफएसएच के प्रेजेंस में सेकेंडरी 2 डिग्री, मतलब 3 डिग्री बनने पर क्या होगा? एफएसएच कंट्रोल करता है केवल, ठीक है। तो कह सकते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ किसका? ये इमैच्योर फॉलिकल्स इनटू मैच्योर फॉलिकल इज डन बाय एफएसएच मेनली, ठीक है, ये कर रहा है। और फिर क्या यहाँ बताए थे ना कि 3 डिग्री में क्या होता है? यहाँ पर ये 3 डिग्री में 1 डिग्री ऊसाइट होता है, इन सब में 1 डिग्री ऊसाइट है, 1 डिग्री ऊसाइट था। अब इसमें मियोसिस होगा इसी फेज में, तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री ऊसाइट, ठीक है। तो ये सब फेज कहां पर हो रहा है? ये सब फेज कहां हो रहा है? दूसरे में ना, ये सेकंड है ना, तो ये सेकंड वाला है, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं बीच में 1 डिग्री। दूसरा फेज में, तो दूसरा में देखिए फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर का ग्रोथ हो रहा है, प्रोलिफेरेटिव। अब ये क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन निकालेगा, अभी आगे देखेंगे। एस्ट्रोजन क्या करेगा? ग्रोथ, प्रोलिफेरेशन एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग करेगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कौन सा? स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये करेगा इसीलिए, और ओवुलेशन से पहले है, तो ये। अब आगे देखते हैं इस फेज में, तीसरा जो फेज है ना, छोटा सा ऐसे करके इस तरह छोटा सा 14 है ना, तो ये तीसरा फेज है। तो तीसरा हम कहीं आप लिख लीजिए, तीसरा यही है ओवुलेटरी फेज। तो यहां पर क्या हुआ? यही फेज क्या है? ओवुलेशन हुआ। ये क्या हुआ? ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब क्या हुआ? रिलीज ऑफ 2 डिग्री ऊसाइट, बताए थे 2 डिग्री ऊसाइट। तो देखिए यहां पर 2 डिग्री ऊसाइट बन चुका है, इसमें नहीं था 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री सब में, ठीक है। तो रिलीज ऑफ 2 डिग्री ऊसाइट इसको ओवुलेशन, इनटू कहां पर? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वहां। अब यहां पे देखिए ये क्या हुआ? जैसे ही ओवुलेशन 14 डे मान लिए हुआ, ठीक है। अभी एफएसएच एलएच का रोल पूरा भी डिटेल आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनाता था, बताए थे कि ये कॉर्पस हेमोरेजिकम। अब धीरे धीरे क्या हो गया? 14 5वां दिन 15 डे ये क्या बनेगा?
ये बताए थे ना, कॉर्पस, कॉर्पस कौन सा, हेमोरिजिकम, HAEMORHAZICUM। तो कॉर्पस हेमोरिजिकम क्या बताए थे, कॉर्पस ल्यूटियम, इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये बना रहा है। अब इसमें क्या क्या आने लगा था, इसमें ब्लड क्लॉट था, सब बता चुके हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट था, ठीक है। ये अब क्या हो गया, ये क्या में चेंज होगा, 15 दिन है ना, 15-16वां दिन, अब ये क्या में चेंज हो जाएगा, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो ये बन गया Cl, Cl मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, तो जब भी Cl लिखेंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये Cl कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करेगा, ये अब ये स्टार्ट, अब इसमें देखिए ब्लड वेसल यहाँ डेवलप, ये क्लॉट क्या का था, ब्लड क्लॉट जो था ना, क्या का था ब्लड क्लॉट, तो ये देखिए ये क्या था, जो ये रप्चर किया ना, तो रप्चर होने से ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ठीक है। अब ये ब्लड क्लॉट इसी में बताए थे कि ब्लड वेसल्स बन रहे थे, स्टार्ट डेवलपिंग हियर, तो इसमें क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में पूरे सेल्स, ये ग्रेनुलोसा सेल्स डिवाइड करके क्या बन जाता थे, बहुत सारा सेल, और उसमें क्या भर जाता था, ल्यूटियल सेल्स कहते थे ना, एक येलो पिगमेंट भर जाता था, जो कि लिपिड इंक्लूजन होता है, लिपिड का होता है, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन और लिपिड इंक्लूजन है, उसी को क्या कहते हैं, ल्यूटीन कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूटीन के बनने के चलते इस सेल को क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज, ठीक है, ल्यूटियल, चाहे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है इसीलिए ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब ये क्या सेक्रेट करेगा, ये वाला कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करेगा, ये सेक्रेट कर देगा क्या, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एस्ट्रोजन भी ये निकालता है, एस्ट्रोजन भी, तो मेनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, लेकिन ये दोनों निकालते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में और ये ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। ये कब, यहाँ पर ग्राफेन फॉलिकुल था, ये क्या निकालता था, यहाँ पर ये भी निकालता था ना, क्या, सेक्रेट एस्ट्रोजन, बता चुके हैं, इसीलिए इस फेज को क्या है, एस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं, ठीक है। अब आगे ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक, हम बताए थे कि कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, डिजेनरेट, हम बता दिए थे, डिजेनरेट इन 14 डेज लिखे थे, ठीक है। डिजेनरेट मैक्सिमम लाइफ स्पैन कॉर्पस ल्यूटियम का मिनिमम कितना है, 14 डेज बताए थे। तो एक्चुअली में देखिए यही है, ये धीरे धीरे 17वां 18वां दिन धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और ये कॉर्पस प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन 26th डे तक जो होगा ना, कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 26th डे तक मैक्सिमम साइज, ठीक है। और इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये एग निकला है ना फैलोपियन ट्यूब में और रिलीज हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, ये डिजेनरेट करने लगेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग ऑन विच डे, 26th डे। मैक्सिमम साइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज अटेन्ड ऑन विच डे, 26th डे, ठीक है। तो 26 के बाद क्या होने लगता है, अगर तो डिजेनरेशन और रिग्रेशन कह सकते हैं, रिग्रेशन मतलब टूटना, ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ऑन विच डे, ऑन 26th डे, ठीक है। अब 26th डे होने लगेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये टूटने लगेगा, और टूटते टूटते एक छोटा स्ट्रक्चर बना देगा, तो इसी को क्या कहेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स कहते थे, बताए थे ना। तो यही कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होता है, ये व्हाइट बॉडी इसको कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम को हम क्या बताए थे, ये येलो बॉडी, ठीक है। तो ये सब कहानी हम बता चुके थे, बस ये याद रखना है किस फेज में क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, चलिए ल्यूटियम फेज, और ये क्या कर रहा है, सेक्रेट क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, सेक्रेटरी नेचर ऑफ यूटेरस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का सेक्रेटरी नेचर बढ़ा रहा है, उसको क्या कर रहा है, डेसिडुअलाइजेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके स्टोमल सेल्स को डेसिडुअल सेल्स में चेंज कर रहा है। डेसिडुअल सेल्स आर सेल न्यूट्रिटिव सेल्स फिल्ड विथ न्यूट्रिशस फ्लूइड, इसलिए बना रहा है कि अगर इस समय इम्प्लांटेशन हुआ तो क्या होगा, कि अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होगा तो उसको जाइगोट को नरिशमेंट मिले, उसके लिए प्रिपेयर करता है, तो इसीलिए इसका नाम ये सब है। तो ये 4 फेज है इस तरह, ये याद रखिएगा। कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम साइज 25-26 के दिन 26, मतलब हम कह सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम अटेन्स मैक्सिमम साइज, क्वेश्चन पूछ देगा, कॉर्पस ल्यूटियम अटेन्स मैक्सिमम साइज आफ्टर विच डे ऑफ ओवुलेशन,
तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 डे है ना, तो 14 से क्या 10-12 दिन, 12 दिन कर सकते हैं ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम अटेन्स मैक्सिमम साइज ऑन विच डे आफ्टर ओवुलेशन, तो 14 को ओवुलेशन हो रहा है, तो कितना 14 12 दिन बाद, आफ्टर 12 डेज, ठीक है, मैक्सिमम साइज। और इसके बाद 26 के बाद डिजेनरेट करने लगेगा और ये क्या बन जाएगा, छोटा सा ये कॉर्पस एल्बिकेंस डिजेनरेट कर देगा। और फिर अगले महीना क्या होगा, फिर से टूटेगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा ये, और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम बताए थे कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, परसिस्ट, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इज स्टेबल एंड परसिस्ट टिल, वहां पर 9 मंथ जो है ना, 9 मंथ तक तो नहीं रहता है, टिल 4 मंथ आप कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा अच्छा क्या है 4 मंथ, क्यों, यहां देखिए ये क्या हुआ, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है। और प्रोजेस्टेरोन अभी हम बताएं क्या करता है, इट अभी लिखवा देंगे सब फंक्शन, ये करेगा, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ, उसको मेंटेन करता, पकड़ के रखा है। अब देखिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग काफी भारी हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। वो ठीक क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्प्लांट जो होगा उसको पकड़ के दीवार में अंदर जाना है ना, उसी में इम्प्लांटेशन करते हैं, मतलब उसी के अंदर वो चला जाता है बरी करके, अभी आगे देखेंगे कैसे जाता है अंदर, इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो अंदर घुसेगा तो उसके लिए ठीक होना चाहिए, तो वही बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी देख रहे हैं कि जनरली क्या होगा कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग को पकड़ के रखता है, गिरने नहीं देता है, ठीक है। जहां प्रोजेस्टेरोन का कमी हो जाएगा ये टूट के गिर जाएगा। जैसे यहां देखिए प्रोजेस्टेरोन यहां तक ठीक था, धीरे धीरे अब क्या हुआ, 2-3 दिन में प्रोजेस्टेरोन ये जब डिजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन बन रहे हार्मोन, अब जब बनेगा नहीं हार्मोन तो क्या होगा 28, 29, 30 तक यहां देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो गया, बन ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो, जो भारी हो गया था वो होल्ड नहीं कर पाएगा, टूट कर गिर जाएगा। तो 1 तारीख से क्या देखते हैं अगले कि ये टूट कर गिर जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। तो यहां पर हम बता रहे थे कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम लाइफ, इसीलिए हम कितना बताएं, तो कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम 14 डेज बताया था, तो ये देखिए 14 से 28 डेज है ना इसका रोल, तो इसीलिए 14 डेज है मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो शुरू में यहां से देखिए प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, ये बनाते रहेगा ना, यहां बनाएगा, हो सकता है 2-3 दिन और बनाए, ठीक है। तो कहने का मतलब इनिशियल डे कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन खुद निकाल रहा है, ठीक है। और ये किसके इन्फ्लुएंस में, यहां देखिए यहां तो एफएसएच का रोल था, ये ओवुलेशन कौन करता है, एलएच ना, बताया था ना, एलएच ओवुलेशन करवाता है, अभी लिखवा भी देंगे। एलएच क्या करता है, एलएच जो है इट स्टिमुलेट द ग्राफियन फॉलिकल टू रप्चर कर दिया, ओवुलेशन हो गया। और ये क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाना जो है, मतलब पूछेगा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फेज है उसमें कौन मेंटेन कर रहा है, कौन सा हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसको बड़ा कर रहा है, लेकिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रोल हमेशा नहीं है, ये क्या होगा जैसे जैसे आगे होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा बना, एचसीजी एक टेस्ट करते हैं, अभी आगे लिखवाएंगे हम एचसीजी टेस्ट, इसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, अभी आगे स्टेप में देखेंगे, ह्यूमन कोरियोनिक CHORIONIC गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, एचसीजी। तो एचसीजी का प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो होता क्या है, एचसीजी हार्मोन है, वो क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या बन जाता है, ये देखिए ये फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी आगे पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद 1 से 2 सेल बनेगा, क्लीवेज होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 34, इस तरह 64। और जब 64 सेल हो जाएगा तो ये देखिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक हो गया है, ये इसी में अंदर आएगा, इसी में पहले सटेगा ये, ठीक है, इसको ब्लास्टोमा स्टेज कहते हैं, 32-64 स्टेज जो बनेगा क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस। तो ये देखेंगे इस तरह का होता है जी। तो ये क्या होता है, पहले सटता है, तो इसी के सटने को अटैचमेंट टू द यूटेरस इज नोन एज इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, अब स्टेप्स में देखेंगे
इम्प्लांटेशन और निडेशन, NIDATION, ठीक है, इम्प्लांटेशन और निडेशन इसको कहते हैं, दिस नोन इम्प्लांटेशन और निडेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहे थे कि मैक्सिमम लाइफ, तो ये देखिए ये जब क्या हुआ, धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, LH कर रहा है इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल ये जो देख रहे हैं कि मेंटेन किया कब तक, तो ये इम्प्लांटेशन तक। इम्प्लांटेशन यहां से यहां आने में कितना दिन लग जाता है, लगभग 8 डेज। आज फर्टिलाइजेशन हुआ, आज के 8 दिन, 8वां दिन बाद, ठीक है, आज इम्प्लांट हुआ, आज फर्टिलाइजेशन हुआ, आज के 8 दिन बाद ये क्या हुआ, जाकर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के यूटेरस में सट गया। और फिर देखते हैं ये धीरे धीरे ये बरी करते हुए अंदर चला जाएगा, अभी आगे प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट करके एंडोमेट्रियम यूटेरस में सट जाएगा। तो इसके लिए प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रिपेयर करके रखता है पहले से, भले फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये डिजेनरेट कर जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ तो LH क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया, कब तक, यहां से 8वें दिन तक, ठीक है, जब तक इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या हुआ, तो तब तक क्या होगा, प्लेसेंटा बन जाता है, और प्लेसेंटा क्या निकालता है, HCG हार्मोन, ठीक है। अब वो HCG क्या करता है ना, अब इसका रोल खत्म हो जाता है, फिर अब HCG जो है ना इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। अब आप कहिएगा LH और HCG क्या है, तो LH और HCG क्या है, दे आर एनालॉगस टू ईच अदर। एनालॉगस मतलब सेम फंक्शन, उन लोगों का दोनों का प्रॉपर्टी सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो कह सकते हैं एनालॉगस हार्मोन है। तो ये क्या हुआ, LH शुरू में काम किया कुछ दिन, 10-15 दिन, इसके बाद उसका काम, LH क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखा है, लेकिन प्लेसेंटा जब बन गया तो HCG निकालने लगा, और HCG क्या किया, उसका काम को ले लिया, ठीक है। HCG कब, आफ्टर इम्प्लांटेशन द LH वर्क फंक्शन इज कैरिड आउट बाई कौन सा, HCG। अब HCG क्या किया, it maintains it stimulates and maintains corpus luteum for continued secretion of progesterone। और ये पहला महीना प्रेगनेंसी का 8वां दिन HCG बनने लगा, HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रख रहा है, बड़ा मरने नहीं दे रहा है। फिर दूसरे महीना भी ठीक रख रहा है, तीसरे महीना भी रख रहा है। तो मैक्सिमम ऐसा कहते हैं कि 4 महीना तक ये प्रोजेस्टेरोन खूब सेक्रेट कर रहा है मैक्सिमम, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम लाइफ स्पैन कॉर्पस ल्यूटियम को पूछेगा तो 4 मंथ अगर दिया होगा तो 4 मंथ मारेंगे, और मिनिमम कितना, 14, ठीक है। अब आप कहिएगा 4 महीने के बाद फिर क्या होगा, 4 महीने के बाद तो प्रोजेस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है, प्लेसेंटा देखेंगे HCG निकालता है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकालता है, ठीक है, और भी हार्मोन्स निकालते हैं। तो बाद में ऐसा होता है ना कि इतना प्रोजेस्टेरोन वो निकालने लगता है ना कि अगर HCG नहीं भी निकले, प्लेसेंटा अगर निकाल भी दे, सॉरी, अगर ये प्लेसेंटा के HCG अगर नहीं भी काम करे तो क्या होगा, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैन टेक ओवर द फंक्शन, ठीक है। ये अगर डिजेनरेट भी कर जाता है तो ऐसा कहते हैं कि ये मैक्सिमम कितना, 4 मंथ तक है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखिए ये हो गया क्या, ये फेजेस हो गए, 4 फेज, इसको बना लीजिए, हो गया। एक चीज और याद रखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, if the menstrual cycle if the menstrual cycle lasts for about 28 days in female, what will be the expected ओव्यूलेशन डेट, ठीक है, कब होगा, तो अभी तो देखें 14 डे, ठीक है। तो कैसे 14 डे, ठीक है, 14 डे होगा, चलिए अभी लिख दे रहे हैं 14 डे, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, 14 डे, ठीक है। लिखिए तो क्वेश्चन, इफ MC लास्ट फॉर अबाउट MC लास्ट फॉर अबाउट 28 डेज नहीं, मान लेते हैं मैक्सिमम 36 डेज, किसी में फीमेल में 36 दिन का हो गया, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन कितना दिन का है, ठीक है, डेज, और अबाउट 36 डेज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड
ओव्यूलेशन डेट। ठीक है, क्या होगा, बनेगा, बताइए, एक्सपेक्टेड कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि यहाँ पर फेज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर फेज देखें, ठीक है, तो ये देखिए 28 था और 36 हो गया है। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं 8 दिन और बढ़ गया है, 8 डे। तो कौन सा फेज बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, कौन सा। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि ये फेज जो होता है, लास्ट वाला फेज जो देख रहे हैं ना, लास्ट वाला कौन सा, ल्यूटियल सेक्रेटरी फेज। अभी तो बताए हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम 14 डेज, उससे ज्यादा नहीं। तो ये वाला फेज जो है ना, ये फेज, ये वाला फेज, ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो लिख लीजिए, दिस इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। पूछ देगा कि कौन सा फेज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ल्यूटियल फेज हमेशा 14 दिन के लिए होगा। ठीक है, इट कांस्टेंट एंड अकर्स फॉर हाउ मेनी डेज, हमेशा 14 डेज। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज भी अपना, यहां देखिए, ब्लीडिंग फेज भी अपना क्या है, फिक्स्ड है, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ओव्यूलेटरी फेज भी थोड़ी देर के लिए फिक्स है। तो क्या चेंज करेगा, तो कह सकते हैं ये कांस्टेंट और फिक्स्ड है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट और फिक्स्ड नहीं है, तो ये यहां पर लिख लीजिए, एस्ट्रोजेनिक फेज और कह सकते हैं फॉलिकुलर फेज और प्लोरिफेटिव फेज, उनमें क्या हो रहा है, मतलब ग्रोथ मैचुरेशन, इसमें ये ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या है, इट इज वेरिएबल फेज, लिख लीजिए, इट इज अ वेरिएबल फेज। Which of the following phase of menstrual cycle is variable? Answer will be pre-ovulatory, proliferative और follicular। ठीक है, ये आपको चेंज नहीं कर रहा है, ये आपको चेंज नहीं कर रहा है, ये करी ना, ये तो एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल यही है। ठीक है, अब ये वेरिएबल है तो कैसे निकालेंगे, तो आप खुद देखिए, आप मान लीजिए 36 है ना, 36 डेज आए उसमें, ठीक है, उसमें से -14 कर दीजिए, -14, तो ये क्या हो जाएगा, ये 36 - 14, तो ये क्या हो जाएगा, 22। मतलब कह सकते हैं कि फीमेल में एक्सपेक्टेड जो 14th डे आ रहा था, यहां पर क्या हो गया, 22nd डे को आएगा। कहने का मतलब, यहां देखिए, एक को मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा 1 से 5, इसके बाद बढ़ गया ही ना बीच में। ठीक है, तो ये वाला कितना दिन का होगा, ये 5 से है ना, तो 5 से ये 22nd तक होगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जितने डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और कांस्टेंट जो 14 डे है, माइनस कर देंगे तो ये 22nd डे। उसी तरह ये जो कैसे आया था, देखिए 14 कैसे, तो कितना का है, ये 28 डेज है, तो 28 माइनस कांस्टेंट फेज कितना है, 14, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14, देखिए 14 डेज। तो आपको कितना भी दे देगा, कह देगा कि अब नॉर्मल ही है, 40 दिन का हो गया, कितना हो जाएगा, -14 कर देना है बस। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑब नॉर्मेलिटी उतना भी नहीं जाता है, 36 37 यही मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फेज कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, रफ कर रहे हैं ऊपर। तो 4 फेज हो गया, 1 2 3 4। अब आगे, अब इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है वो भी देखेंगे, लिख लिए ये। तो ये विच फेज इज कांस्टेंट और फिक्स, तो आंसर आपका क्या हो गया, कि आंसर हो गया कांस्टेंट जो है ल्यूटियल फेज। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ये। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल साथ साथ लिख लेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, और आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी है, उसमें देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फिगर बना होगा, वो भी निकाल कर सामने रखेंगे आप।
नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 50, ये वाला, ठीक है, इस पेज को निकाल के रखिएगा सामने, ठीक है, इसमें निकाल के रखिएगा। इसी में इसमें कुछ करना भी है, बोर्ड पर तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या ये फिगर जो दिया है ना, ये वाला फिगर, इस फिगर में देखिए नीचे लिखा हुआ यूटेराइन इवेंट लिखा है ना। यूटेराइन इवेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि यूटेराइन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, क्या है, तो कह सकते हैं यूटेराइन इवेंट्स मतलब कि साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। तो एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एमसी शॉर्ट में, तो इसमें दो साइकिल आ जाता है, ओवरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। मतलब इसीलिए आपके एनसीईआरटी में देखिए दिया हुआ नीचे यूटेराइन इवेंट्स दिया है, मतलब यूटेरस में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अभी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, तो देखिए यूटेराइन इवेंट्स लिखा है, ठीक है। फिर ऊपर आ जाइए हार्मोन के ऊपर, ये देखिए फॉलिकल्स दिया हुआ है, तो ओवरियन इवेंट्स दिया है, ओवेरियन इवेंट, तो ये ओवरियन इवेंट जो है साइकिल कहने का मतलब वही है, तो ये ओवरियन साइकिल। तो ये क्या हुआ कि साइक्लिक चेंजेस इन कहां पर, ओवरी, ओवरी में क्या क्या हो रहा है, तो वो ओवरी में तो देखे थे पूरा का पूरा ये सब साइक्लिक चेंजेस क्या क्या होता था, कॉर्पस ल्यूटेम बनता, वही चीज देखिए दिया हुआ है, ये डेवलपिंग हार्मोन मैच्योर बना, कॉर्पस ल्यूटियम, इग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ऑन 26th डे, सारा जो बताया है वही। तो ये देखिए दो हो गया, ठीक है, ये दोनों का दोनों। तो एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दो साइकिल इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी मतलब क्या हुआ कि ग्राफेन फॉलिकल बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना, ओवुलेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब, और यूटेराइन साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। तो ये दो चीज है। अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर बनाना चाहेंगे, ये देखिए बना सकते हैं आप, बना लीजिए साथ साथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो ये देखिए यहां पर दिखा रहा है थिकनेस, ठीक है, तो ये देखिए थिकनेस है, तो थिकनेस एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियम थिकनेस इधर साथ साथ बना ले, और ये जो है डेज, तो साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, 0 से क्या हो गया 5 दिन, ठीक है। इसके बाद क्या बताए थे 28 डेज का मान के चल रहे हैं, तो 14 डे यहाँ बीच में होगा करीब, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो साइक्लिक चेंजेस जो एनसीईआरटी में नीचे दे वही चीज है। तो यहाँ पर हम बताए थे एंडोमेट्रियम लाइनिंग में कितने होते हैं, 2 लेयर होते हैं, कौन कौन से, दैट इज ये फंक्शनलिस और एक बेसलिस, ठीक है। तो स्ट्रैटम, तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे दोनों में डिफरेंस, स्ट्रैटम बेसलिस क्या होता है, वो शेड नहीं होता है, वो नहीं टूटता है, तो उसमें कोई चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये देखिए उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी दिन 0 डे देखें, 5 डे देखें, 14वां डे, 28 डे, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट सेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम बताए थे, ठीक है। तो ये कौन सा लेयर दिखा रहे हैं हम, दिस इज सॉरी स्ट्रैटम, STRATUM, स्ट्रैटम बेसलिस, ठीक है। लेकिन वो जो शेड होता था बता चुके थे, जो शेड हो रहा है वो कौन सा है, वो स्ट्रैटम फंक्शनलिस, वही इट इज सेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी में रेड से बना है क्योंकि इट इज हाईली वैस्कुलराइज होता है। तो ये देखिए ये यहां से जनरली है ऊपर चालू हो रहा है, यहां से देखिए धीरे 5 दिन है ना, तो 5 दिन ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग में टूट के गिरता है एंडोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम देखिए टूट के गिर रहा है ऐसे, इसीलिए नीचे देखा हुआ है एकदम 5th डे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इसके बाद एस्ट्रोजन बनने लगेगा ना, 6th डे ग्राफेन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही बनेगा एस्ट्रोजन निकालने लगेगा, टर्शरी फॉलिकल, इसके बाद आगे सब क्या है एस्ट्रोजन निकाल रहा है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेशन एंड थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग करता है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी हम देखेंगे आगे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है, ये कब तक बढ़ते जाएगा, 14th डे तक तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 14 डे ये है ना, ये यहाँ ये
यही तो है 14 डे। तो तब तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये देखिए बढ़ते जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये लाइनिंग है ना, ये ऐसे ऐसे बना दीजिए, कोई बात नहीं, ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है एनसीईआरटी में इस तरह। तो ये देखिए बनते जा रहा 14 के बाद क्या होगा, मेनली कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो उसमें भी तो बताए हैं प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी, स्मॉल अमाउंट एस्ट्रोजन भी निकलता है, तो वो भी कर रहा है। इवन देखेंगे प्रोजेस्टेरोन जो है ना, वो क्या करता है, इसके थिकनेस को बढ़ाता है, सेल प्रोलिफरेशन थिकनिंग वो भी करता है। तो ये क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके ये बढ़ते गया ऐसे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हम देखेंगे क्या कि इसमें कैसा हो जाएगा, ये इस तरह का। तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, बस ये ऐसे ऐसे दिखा दीजिए आप। ये तो ये किसका दिखा रहे हैं, ये हो गया स्ट्रैटम फंक्शनलिस, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि इस 14 डेज 5 तक तो टूट रहा है तो नीचे है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है 14 तक बढ़ा, इसके बाद भी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का काम है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को ठीक करते जाना, तो ये बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, 26 के बाद, तो 27 28 क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन ये होल्ड नहीं करेगा, टूट के गिरने लगेगा स्टार्ट। तो यहाँ गिर गया, यहाँ इतना, अब देखिए इतना यहीं पर था, और फिर ये क्या होगा, टूट के गिरते रहेगा। तो ये हो गया देखिए यूटेराइन साइक्लिक चेंजेस इन जो कि एनसीईआरटी में नीचे दिया हुआ है। तो यूटेराइन इवेंट क्या दिया है, यही दिया है, ठीक है। उसी तरह प्राइमरी फॉलिकल्स, वो ओवेरियन चेंजेस ये बता चुके हैं, फिर भी एक बना ही लीजिए, कितना टाइम लगेगा। ये देखिए 0 है 5 डे, ये 14 डे, और ये क्या हुआ, ये 28 डे, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 डे, तो यहाँ पर क्या है 5, हम बताए थे ना, ये 5th डे होता है ना 0 से 5, तो हम बताए थे कितने प्राइमरी फॉलिकल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, 6 से 12, 6 से 12, तो 6 से 12 1 डिग्री फॉलिकल है। तो 0 जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो 6 से 12 0 से 5 डेज उसमें से बने, और ये फिर क्या में चेंज होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होगा ना। तो प्राइमरी फॉलिकल कितना होगा, ये कह सकते हैं, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, ये 2 से 3 होते हैं, तो 2 बना दे रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं। लेकिन इसी में एक ही टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, 3 डिग्री फॉलिकल कितना होगा, एक ही कन्वर्ट होगा एफएसएच के प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखिए ओवोल्यूशन होगा कब, 14 डे ना, यहाँ 14th में ओवोल्यूशन होगा, यहाँ पर देखिएगा 14th में ओवोल्यूशन होगा। तो अब ये कौन सा डे है, ये देखते हैं कि टर्शियरी फॉलिकल है ना, ये कौन सा है, ये 3 डिग्री फॉलिकल है। तो ये 3 डिग्री कर लीजिएगा 10th डे। तो 10th डे में हम देखते हैं इसके बाद से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल अचानक बनने लगता है, ठीक है। मतलब 9th डे 10th डे के अप्रॉक्स, तो ये टर्शियरी फॉलिकल क्या में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ये जीएफ है, ठीक है। और ये 10 से 11 12 13 14वां दिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन और ज्यादा निकालने लगेगा। अब इसके बाद ओवोल्यूशन हो जाएगा, तो ओवोल्यूशन हो जाएगा तो आप खुद बताइए 2 डिग्री ऊसाइड जो था वो कहां पर है, इन फैलोपियन ट्यूब, बनाते जाइएगा प्लीज, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। और ये क्या बना दिया, अब अगला 14 के बाद 28 तक कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। तो कॉर्पस ल्यूटियम से पहले कॉर्पस हेमोरेजिकम बना दिया, सब बना चुके हैं, ठीक है। तो सीएच बना दिया, ये क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, ठीक है। और 26 डे तो अटेन्स मैक्सिमम साइज, कॉर्पस ल्यूटियम अटेन्स मैक्सिमम साइज ऑन 26 डे, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हुआ, तो 26 यहां मान लीजिए यही 26 है, ठीक है, ये 26 में अटेन किया मैक्सिमम, ठीक है। और ये 28 29 में धीरे धीरे क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस एल्बिकन्स बना दिया, ठीक है। तो वही कहानी है कॉर्पस एल्बिकन्स। लेकिन आपको ये जो एनसीईआरटी में दिया है, ये यूटेराइन इवेंट दिया है और ये ओवेरियन इवेंट दिया है, ठीक है, ये बना लीजिए। अब हम देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, मेन वही है। जल्दी करें, हो गया, चलिए। तो नाम से लग रहा है ओवेरियन साइकिल, ओवरी के अंदर हो रहा है चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी, ओवेरियन साइकिल क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है जो कि दिया हुआ एनसीईआरटी में।
और यूटेराइन चेंजेस ये दिया हुआ है, स्ट्रैटम फंक्शनली इसमें हो रहा है। एक चीज याद रख सकते हैं, ये थिकनेस दिया नहीं है, ये जो देखेंगे ना ओवल्यूशन है ना, ये ओवल्यूशन इस समय जो देखेंगे ओवल्यूशन के समय, तो ओवल्यूशन के समय जो थिकनेस होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये थिकनेस है ना, तो ये थिकनेस जो होता है ये कह सकते हैं 3 से 4 मिलीमीटर, दिया नहीं है। ये कब? ऑन 14th डे, ठीक है, 14th डे। और मैक्सिमम कब होगा बताएंगे? थिकनेस पूछ देगा, मैक्सिमम थिकनेस कब होगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम कब मैक्सिमम साइज है? 26वां दिन होगा ना, उस समय प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन हाँ 26वां से पहले, उसके बाद क्या होगा? डिजेनरेट कर जाएगा। तो इसीलिए ये कब है? ये देखिए 26 है, तो इस समय मैक्सिमम होगा इसका साइज, थोड़ा ऊपर जाएगा ये, ठीक है। ये वाला क्या होगा? फिगर में ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो ये एक्चुअली में कितना हो गया? ये 5 से 6 होता है, तो 5 से 6 मिलीमीटर मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कब है? 26 दिन, 26 में। क्यों? क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब इवेंट्स, क्या क्या हार्मोनल इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। रब कर दे, चलिए। ये जो है आपको देखना है, अभी बनाएंगे नहीं, लास्ट में समझने वाला। देखिए ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पढ़े होंगे, ठीक है। ये कह सकते हैं इट इज नोन एज द प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, मेनली बहुत सारे को, सभी को यही कंट्रोल करता है। तो अब देखिए हाइपोथैलेमस एक निकालता था GnRH, ठीक है, इसको GnRH कहते हैं, दैट इज नोन एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, RELEASING, रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये निकालता है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। तो GnRH निकालता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है इट सेक्रेटिंग GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये गोनाडोट्रोपिन आप पढ़ेंगे, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंड इट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ देखिए, अब एंटीरियर पिट्यूटरी आप पढ़े होंगे, 6 सेल्स होते हैं, इट सेक्रेट 6 हार्मोन, ठीक है। 6 हार्मोन्स कौन कौन से थे? ठीक है, तो पढ़े होंगे सोमैटोट्रोपिक और ग्रोथ हार्मोन। दूसरा पढ़े होंगे थाइरोट्रोपिन, थाइरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा पढ़े होंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड में भी एड्रीनल कॉर्टेक्स करता है, पढ़े होंगे। तीसरा। चौथा है प्रोलैक्टिन, निकालता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। पांचवा, छठा, 2 और बचे, तो 2 और जो बचे हैं उसको कहते हैं FSH और LH। एंड दिस FSH एंड LH जो है इसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेनली, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन ये क्या कर रहा है? ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग निकल नहीं, ये क्या निकल रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो किसको स्टिमुलेट करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को करेंगे कि तुम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालो, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि तुम क्या निकालो? गोनाडोट्रोपिन निकालो, ठीक है। अब ये गोनाडोट्रोपिन अभी तो बताए हैं कि 2 तरह के होते हैं गोनाडोट्रोपिन, कौन सा? एक होता है FSH और LH, ठीक है। FSH कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। LH इन मेल इज नोन एज, याद रखिएगा पढ़े होंगे उस समय, LH इन मेल इज नोन एज ICSH। मेल में क्या कहते हैं? LH को ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्योंकि यही LH जो है ना, मेल में ICSH कहते हैं, क्योंकि यही LH ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल जो था मेल में देखे थे क्या कर रहा है? वही स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम टेस्टोस्टेरोन निकालो, ठीक है। तो ये एडिशनल नॉलेज था। अब देखिए, तो ये हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, कहेगा कि स्टिमुलेट करेगा कि आप गोनाडोट्रोपिन निकालना चालू करिए, गोनाडोट्रोपिन FSH LH निकालने लगेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमेशा हाइपोथैलेमस हमेशा GnRH निकालते रहता है क्या? नहीं, ये कह सकते हैं पल्स रिलीज होता है, कहने का मतलब थोड़ा सा भी रिलीज हुआ,
फिर हो सकता है कि 25 मिनट बाद 30 मिनट बाद फिर करेगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे ये GnRH के बारे में कि ये जो होता है ना, ये पल्सेटिव रिलीज करता है, ये पल्सेटिव रिलीज। ठीक है, पल्सेटिव रिलीज मतलब कि इट इज नॉट सेक्रेटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, नॉट सीक्रेटेड कंटिन्यूअसली, नॉट सीक्रेटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, बट इट इज सेक्रेटेड इन पल्स। पल्स मतलब कि कुछ समय पर, ऐसा नहीं कि कह दिया तो निकल रहा है रुक के। ठीक है, ये अब देखिए, तो ये निकल रहा है ऐसे। अब क्या होगा, अभी तो देखे थे हम, ये FSH जो होगा, आप पढ़े हैं, इमैच्योर फॉलिकल बताए थे, इमैच्योर फॉलिकल। ठीक है, क्या है ये इमैच्योर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ये FSH क्या करेगा, ये FSH इमैच्योर फॉलिकल्स है। ये देखिए, यही है ना FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इमैच्योर फॉलिकल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी था ना, तो उसके सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या बन गया है, उसमें थेका इंटरना बना हुआ है ना, तो वो क्या स्टिमुलेट करेगा, एस्ट्रोजन निकालेगा ना। तो शुरू में ही कर रहा है इमैच्योर फॉलिकल को, तो ये क्या सेक्रीट करेगा, इमैच्योर फॉलिकल सेक्रीट्स व्हाट, एस्ट्रोजन। ये क्या निकाल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ तो कहानी ठीक है, GnRH निकाल रहा है, ये हाइपोथैलेमस GnRH निकाला, ये स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम गोनाडोट्रोपिन निकाल लो, और गोनाडोट्रोपिन निकालने लगा। ठीक है, अब ये इमैच्योर फॉलिकल था। ठीक है, आप खुद बताइए, ये इमैच्योर फॉलिकल क्या में चेंज होगा, ये मेनली ग्रोथ होगा ना, इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा ना धीरे धीरे। तो प्राइमरी जो सेकेंडरी वगैरह था, वो तो देखिए, वो जो इमैच्योर फॉलिकल थे 2 डिग्री वो निकालने लगे धीरे धीरे। ठीक है, 3 डिग्री भी धीरे धीरे निकाल रहे हैं, थोड़ा सा 3 डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, तो देखे थे 2 डिग्री 3 डिग्री, वो निकालेंगे, थोड़ा निकालेंगे ना एस्ट्रोजन। तो इमैच्योर फॉलिकल स्टार्ट सेक्रेटिंग क्या, एस्ट्रोजन। लेकिन ये एस्ट्रोजन अभी बहुत ज्यादा नहीं निकाला है। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन क्या है, यहाँ पर कम है ना, कम है कहने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल अमाउंट है, और कह सकते हैं क्या हुआ, ये धीरे धीरे रिलीज है। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में है, तो ये क्या करेगा, जब ये स्मॉल अमाउंट में है, जनरली होता क्या है कि कोई चीज अगर थोड़ा सा है तो अपने बढ़ाने के लिए, अपने फॉर्मेशन के लिए ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। जनरली जो पढ़ते हैं एंजाइम्स में कि कोई भी चीज है अगर कम बन रहा है तो अपने बनने को बढ़ाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, कहने का मतलब पॉजिटिव फीडबैक देता है कोई भी चीज। लेकिन यहाँ एस्ट्रोजन में उल्टा होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन केस में क्या है, उल्टा। ठीक है, कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाए, जैसे हम बताएं कम है, तो ये अपने बनने के लिए क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि अब जल्दी जल्दी FSH और बनाओ, निकालो ये, और खूब बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, कम होगा ना। लेकिन वो सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एस्ट्रोजन क्या करता है, कम है तो बनाना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ स्टिमुलेट नहीं करता, क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, याद रखना। ठीक है, क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव, अभी देखेंगे आगे कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया तो हमको क्या करना है, कम करना है ना, तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा। उसी तरह एस्ट्रोजन बढ़ गया है तो क्या करेगा, नेगेटिव देना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोजन का उल्टा रवैया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, एस्ट्रोजन कम है तो ये क्या करेगा, कम है तो ज्यादा बनाने के लिए पॉजिटिव देना था ना, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं देता है, ये क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देता है। यहाँ देखिए, एस्ट्रोजन कम है, शुरू में मैच्योर फॉलिकल से सिर्फ सेक्रेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, एस्ट्रोजन कम है, और जब एस्ट्रोजन कम है, स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ देखिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को ये क्या करेगा,
ये नेगेटिव फीडबैक, बस ये याद रखिएगा, कोई भी चीज कम है तो अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, लेकिन यहां पर एस्ट्रोजन में उल्टा, तो ये कम है तो ये घटाएगा अपने को, मतलब नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देगा। क्या देगा? ये नेगेटिव फीडबैक करता है ये, -B, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट शो करता है। और ये कहता है एस्ट्रोजन को, हाइपोथैलेमस को, कि आप जो है अब मेरा बनने को कम करिए। तो हाइपोथैलेमस या GnRH कम निकलेगा, या इंटीरियर को करेगा कि अब FSH वगैरह LH कम निकालो, तो कम निकाल लगेगा, ठीक है। लेकिन इसी समय क्या देखते हैं, थोड़े ही समय में 10th डे के बाद ही क्या देखते हैं, 11 डे, थोड़े ही समय में ये क्या करता है, FSH जो है ये कह सकते हैं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, इसको अब ये मैच्योर फॉलिकल क्या में चेंज हो गया, ये मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो गया ना। अब ये क्या हो गया, ग्राफिन फॉलिकल बहुत सारा हो गया तो ठेका उका बढ़ गया, ठीक है, और वो क्या हुआ, बहुत सारा क्या सेक्रेट करने लगा, ये बहुत सारा एस्ट्रोजन लार्ज अमाउंट में करने लगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये सेक्रेट करेगा, क्या करेगा, ये भी सेक्रेट, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तो देखें कि ये कम था तो अपने बनने को रोक रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि अचानक ये जो इमैच्योर था अब मैच्योर हो चुका है, अब मैच्योर हो चुका है, और FSH तो है ही कुछ, तो मैच्योर जब हो चुका है तो वो ग्रेनुलोसा सेल्स वगैरह ये सब क्या है, खूब बनाएंगे एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और वो ठेका इंटरना एक्सटर्ना जो है इंटरना, उससे भी क्या है, निकल रहे हैं हार्मोन खूब। तो उसके कारण क्या हो गया, जब ये बंद करना चाहा, ठीक है, उस समय ही क्या मैच्योरेशन हो गया है, तो ये काफी एस्ट्रोजन निकालने लगा। मतलब कि एस्ट्रोजन का हार्मोन अब क्या हुआ, अचानक ये बढ़ गया, और ये कब बढ़ गया, लगभग तुरंत, ठीक है। तो कह सकते हैं सडन इंक्रीज, यहां लिख दे रहे हैं सडन इंक्रीज, ठीक है, सडन इंक्रीज, इंक्रीज ही लिख देते हैं, सडन इंक्रीज ऑफ क्या, एस्ट्रोजन हो गया। क्यों? क्योंकि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया, अब वो ज्यादा निकालने लगता है, ठीक है। और ये जनरली ऑन कहां पर कह सकते हैं, इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर 10th डे, आफ्टर 10th डे कह सकते हैं, खूब निकालने लगा सडन, ठीक है। तो ये देखिए अब याद रखना है कि शुरुआत में क्या हुआ कि FSH की मैच्योर फॉलिकल से थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन निकल रहा था, तो एस्ट्रोजन क्या किया, ये नेगेटिव फीडबैक किया कि कम निकालो, लेकिन तब तक क्या हुआ, मैच्योर ग्राफिक में बन चुका था, वो खूब अचानक निकालने लगा, सडन, सडन इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर 10 डे। अब ये क्या ज्यादा हो गया तो कम करेगा ना जनरली, लेकिन एस्ट्रोजन उल्टा ये क्या करेगा, ज्यादा करेगा अपने आप को। यहां देखिए अब ये एस्ट्रोजन क्या किया, अब ये एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया तो क्या होना चाहिए, होता है जनरली कम करेगा नेगेटिव, लेकिन उल्टा ये देखिए अब ये क्या करेगा, ये वाला ऐसे, ये अब ये देखिए ये ऐसे, अब ये हाइपोथैलेमस और इसको वही चीज, ये दोनों को क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक कर शो करता है, फीडबैक इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव, मतलब एस्ट्रोजन क्या किया, अब ये इसको क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक किया कि ऐसा है ना कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है और ज्यादा बना करने का मतलब, ये इसको किया हाइपोथैलेमस को कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया कि खूब गोनाडोट्रोपिन निकालो, ठीक है। अब ये FSH और निकालने लगा, LH और निकालने लगा। अब आप कहिएगा सर कि LH का रोल क्या हुआ, LH तो पहले भी निकाल रहा है, शुरू से निकल रहा है, तो LH एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ये FSH ही सिर्फ काम कर रहा है इस समय तक बिफोर ओवुलेशन। तो ये देखिए ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट दिखा रहा है, कब, ये कब दिखाएगा, आफ्टर 10th डे, तो कह सकते हैं बिफोर क्या, ओवुलेशन, मतलब कि ओवुलेशन 14th डे होगा ना, उससे 3-4 दिन पहले आप कह सकते हैं 10th डे के बाद ओवुलेशन तक वो क्या है, उस बिफोर ओवुलेशन ये क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक शो करने लगा। अब ये मतलब 10वां दिन के बाद है, ठीक है, 10th डे है ना, तो 10th डे के बाद देख रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक शो कर रहा है। तो 10th डे के बाद 11, 12 करते करते 12 तक 13 सब देखते हैं, 14th डे आते आते क्या हुआ, उससे पहले 14 LH का रोल कब है, LH का रोल है ओवुलेशन में, मतलब बिफोर 14th, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 10वां दिन के बाद ये पॉजिटिव फीडबैक किया, तो देखा क्या गया कि ये LH जो है कह सकते हैं कि 2 days बिफोर ओवुलेशन,
मतलब आप ऐसे कर सकते हैं 12th डे, 2 डे, मतलब 12th डे जो कह सकते हैं, दैट इज कह सकते हैं क्या, 2 डे बिफोर ओवुलेशन। यहां देखिए, यहाँ देखिए एलएच का राइज, एलएच जनरली अभी तक क्या, अच्छा ये अभी है कि एलएच जो है अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा था, हालांकि निकल रहा था, क्यों? ठीक है, आप कहिएगा अब ये एक्टिव हुआ है, ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि एलएच का रिसेप्टर जो ग्राफेन फॉलिकुल थे ना, ग्राफेन फॉलिकुल जो होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, उस पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो उस पर रिसेप्टर्स अभी तक सिर्फ क्या के बने हुए थे, सिर्फ एफएसएच के रिसेप्टर्स बने हुए थे। ठीक है, क्या क्या बने हुए थे, एफएसएच के रिसेप्टर्स। तो एफएसएच इस पर जाके बैठ रहा था और ये सब काम करवा रहा था, एलएच के रिसेप्टर्स नहीं बने थे। लेकिन एलएच का रिसेप्टर्स बनेंगे अब, क्यों कि एलएच का रिसेप्टर्स बनने के लिए क्या चाहिए, एफएसएच और एस्ट्रोजन दोनों मिलके कंबाइन करके एलएच का रिसेप्टर बनाते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा सर कि ये 12th डे के पहले अभी तक एलएच तो खूब निकल रहा है लगातार, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा है कि एफएसएच जो देख रहे हैं दोनों निकल रहे हैं, दोनों बन रहे हैं। एक्चुअली में क्या, एलएच जो है ना, एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी में ही रहता है, जनरली निकलता नहीं है, पहला। और दूसरा रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि एलएच रिसेप्टर्स क्या है, एलएच रिसेप्टर्स ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं ना, इस पर ग्राफेन फॉलिकुल वगैरह के, उस पर एलएच रिसेप्टर्स नहीं थे। ठीक है, तो एलएच रिसेप्टर्स नहीं, तो एफएसएच के लिए रिसेप्टर्स था। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इमेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं ना, उस पर एलएच का रिसेप्टर्स नहीं होता है, एफएसएच का रिसेप्टर। ठीक है, तो एफएसएच को बाइंड कर रहा था, ग्रोथ कर दिया। अब जब कर दिया तो खूब एस्ट्रोजन हो गया ना। अब एस्ट्रोजन और एफएसएच के कंबाइन होके, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म विच रिसेप्टर, तो इसको कहते हैं एलएच रिसेप्टर। तो देख रहे हैं क्या कि एलएच जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक किया, अब ये क्या हुआ, एलएच जो है ना 5 गुना, मैंने दोनों निकल रहा है अब, लेकिन ये क्या है, एफएसएच 2 गुना निकल रहा है, तो ये 6 से 10 गुना निकलने लगा। एलएच 14 दिन मैंने 12th डे के बाद धीरे धीरे बढ़ते गया, और ये 12th डे निकला, मतलब कि कह सकते हैं 12th डे एलएच खूब निकलने लगा, रिसेप्टर्स में बन गए इसके, मतलब अब वो बाइंड करने लगा। तो कब, 12th डे कह सकते हैं, और वो भी कह सकते हैं क्या, 2 डेज बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन के 2 दिन पहले एलएच जनरली उसके रिसेप्टर्स बन गए, बाइंड करने लगे। ठीक है, और ये धीरे धीरे एलएच क्या हुआ, एलएच सर्ज हो गया, मतलब एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये जनरली कब होता है, 14th डे। कब होता है, 14th डे। ठीक है, 14वां दिन। ठीक है, और ये वो भी कब ओवुलेशन होता है, इसी के एलएच सर्ज के चलते एलएच ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी कब, 16 घंटा पहले ओवुलेशन के, कह सकते हैं 14th डे। तो इसको कह सकते हैं 16 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, तो बिफोर ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन के 16 घंटा पहले ये क्या हो गया, ओवुलेशन के 16 घंटा पहले एलएच का पीक हो गया। और फिर एलएच का पीक हुआ धीरे धीरे करके, जैसे ही 16 घंटा पार हुआ, वो क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया। ठीक है, तो ओवुलेशन हो गया, और ये एलएच सर्ज है, ये क्या कर दिया, ओवुलेशन कर दिया। और ओवुलेशन कर दिया तो ओवुलेशन क्या करेगा, ओवुलेशन से 2 चीज बनेगा, एक तो होगा 2 डिग्री, वो साइट रिलीज हो जाएगा, यही ना, 2 डिग्री से। और दूसरा क्या बना देगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, कॉर्पस एमेरिजिकम बनाएगा। फिर क्या होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। तो ये लीजिए ओवुलेशन हुआ, ये ऐसे, ये बना दिया Cl। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, धीरे धीरे सिक्रीट करने लगेगा। ये 15-16 डे बन गया, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, अब ये क्या सिक्रीट करेगा, इट विल सिक्रीट व्हाट, सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम है Cl। अब ये सेक्रीट, इट सेक्रीट, सब कहानी बता चुके हैं, सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 21, 25, 26 तक मैक्सिमम, 25-26 खूब निकालने लगा, बहुत ज्यादा हो गया ना पीक। तो 25-26 क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी बताए थे कि हार्मोन बहुत ज्यादा होता है तो अपने बनने को रोक देता है, एक्सेप्ट एस्ट्रोजन, याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने बनने को रोक देगा कि अब जरूरत नहीं है प्रोजेस्टेरोन मत बनाओ। ठीक है, अब देख रहा है कि इम्प्लांटेशन
नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा। ठीक है, अब कम हो गया तो यहाँ पे देखिए 26 डे देख रहे हैं, 26 डे क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा हो गया 25-26 डे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये नेगेटिव फीडबैक करेगा, ये क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी ऐसे, तो इसको नेगेटिव फीडबैक कैसे करेगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट शो करेगा और ये इसको जाके क्या करेगा, कह देगा कि अब रोक दो। ठीक है, अब मेरे बनने को रोक दो, तो ये दोनों बनने से रोक देगा, ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, तो ये आगे कुछ नहीं होगा, ये आगे कुछ नहीं होगा। अब फिर क्या होगा, देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, फिर से वही होगा, कहानी स्टार्ट इसी तरह। तो आपको याद क्या रखना है जनरली कि एस्ट्रोजन पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा फीडबैक इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, एस्ट्रोजन लार्ज अमाउंट में है, तो लार्ज अमाउंट में है तो क्या कर रहा है, कौन सा इफेक्ट कर रहा है, सडन इंक्रीज है ना, लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है तो क्या होगा, दैट इज ये उल्टा, दैट इज पॉजिटिव इफेक्ट। अगर ये स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में है तो ये कौन सा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट है तो ये नेगेटिव फीडबैक, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, नेगेटिव है, मतलब ज्यादा है तो ये नेगेटिव फीडबैक, ये याद रखें। तो प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक को शो करता है, पॉजिटिव नहीं। एस्ट्रोजन दोनों फीडबैक शो करता है, अगर कम है तो ये नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। ठीक है, ये एनसीईआरटी 1 मिनट निकालिए, पेज नंबर 50, इसको आप लिख लेंगे बाद में। पेज नंबर 50 में देखिए, आपको ये पता चल जाएगा, डायग्राम हम नहीं बना रहे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, नीचे देखिए यूटेराइन इवेंट्स लिखा हुआ है, लिखा है ना, यूटेराइन इवेंट्स देख लिए हम। ठीक है, इस बुक में भी आपको है ना, बुक में 14th डे दिया है ना, बुक में देखिए 14th डे दिया हुआ है, तो 14th डे में 14 डे के ऊपर देख लिए, लिख लीजिए आप, कितना है ये 3 से 4 mm है, लेकिन मैक्सिमम कब है, 26 डे, तो उसको कर लीजिए 5 to 6 mm। ठीक है, दूसरा ये तो देख ही लिए। अब देखिए हार्मोन का हमको देखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाला, ये क्या है, ओवरी हार्मोन। ठीक है, अच्छा एक चीज ये देखने से पहले, इसमें कितने हार्मोन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कितने हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, तो हार्मोन जो इन्वॉल्व है 5 हार्मोन है। कौन कौन सा, अगर पूछेगा 5 हार्मोन का सीक्वेंस ऑर्डर बताइए, एमसी में कौन सा सीक्वेंस पूछेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए सीक्वेंशियल, फिगर भी बना लीजिएगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ 5 हार्मोन। देखिए आप खुद देखेंगे, यहां देखिए जीएनआरएच है, ये कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये देखिए हाँ, ये कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, फिर एफएसएच का रोल है, फिर एफएसएच है, ये वाला एफएसएच। एफएसएच क्या किया, मैच्योर फॉलिकल बनाया, फिर कौन सा हार्मोन निकल रहा है, एस्ट्रोजन, तो ये देखिए एस्ट्रोजन का रोल फिर है। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन ज्यादा है तो ये क्या किया, इसको पॉजिटिव फीडबैक किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर एलएच रिसेप्टर्स बन गए, तो एलएच का रोल है, ये लीजिए एलएच का रोल है। फिर एलएच क्या हुआ, ये सब हुआ, ओवुलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन बनाया, फिर किसका रोल है, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको रोल पूछेगा कितने हार्मोन का है, मेनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, यही ना 5 सीक्वेंस ऑर्डर है ये। ठीक है, अब देखिए एफएसएच और एलएच क्या है, किससे निकलता है एफएसएच एलएच, अभी तो पता है गोनाडोट्रोपिन है ना, पिट्यूटरी हार्मोन से ना, पिट्यूटरी का इंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो इसको कहते हैं पिट्यूटरी, PITU। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है, तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भी आपको दिया होगा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। ठीक है, ये देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये किससे निकलता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी में है ना, तो ओवरी, तो ओवरियन हार्मोन, यही है ना, यही दिया होगा 5। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, कहानी अगर आएगा तब। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, इसको बाद में बना लेंगे। यहां देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है, बुक में देखें आप। ठीक है, पेज नंबर
50। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो यहाँ पे देखिए अभी तो देखे थे एस्ट्रोजन कब है, आफ्टर 10 डेज सडन इंक्रीज हो रहा है, बताया थे ना, आफ्टर 10 डेज सडन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये, हालांकि प्रोजेस्टेरोन का क्या है पूरे में, प्रोजेस्टेरोन का पूरे में देखिए इस तरह है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन पहले देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन आप खुद देखिए प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है कब, आफ्टर 14th ना, 14th के बाद कब, जब कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ रहा है तब बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम 26 डे को है, ठीक है। तो ये देखिए प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये देखिए बढ़ कब से रहा है, ये देखिए 15 डे से बढ़ने लगा है, दे रहा है ना, 15th डे से, ये 15th डे से बढ़ने लगा है, और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, देखिए बढ़ते बढ़ते ये पीक कब जाएगा, 26 तक जाएगा। तो नीचे आप करके देखेंगे 26 तक मैक्सिमम, हालांकि इसमें थोड़ा सा ये है, लेकिन मैक्सिमम कब तक जाएगा, ये बढ़ते जाएगा 26 तक, और फिर 26 के बाद नीचे गिर जाएगा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन की कितना पीक देख रहे हैं, एक ही तो बन रहा है, इधर तो बन नहीं रहा है, ठीक है। आगे ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन पूछेगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में किसके 2 पीक बन रहे हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के 2 पीक बन रहे हैं, क्यों, एक तो देखिए एक रोल एस्ट्रोजन कब बन रहा है, 14 डेज से पहले, ठीक है। तो देखिए एस्ट्रोजन, तो हम बताए थे ना आफ्टर 10 डेज एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो 10वां से 14वां दिन बढ़ेगा ना। तो देखिए 10th डे के बाद, 10th डे के बाद अचानक एस्ट्रोजन बढ़ गया है ऊपर, ठीक है, अचानक एस्ट्रोजन बढ़ गया है, और बढ़ने के बाद फिर देखिए ये कम हो गया, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी तो एस्ट्रोजन बनाएगा प्रोजेस्टेरोन के साथ। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम का ये, तो आप कह सकते हैं एस्ट्रोजन का हार्मोन का 2 पीक शो होता है, ठीक है। तो आपको दे देगा, आपको लेवलिंग करने कौन एस्ट्रोजन है कौन प्रोजेस्टेरोन, तो सीधे देखिए 2 पीक बन रहा है, ठीक है। एक पीक कब है, ये पीक जो हाई है एक कब है, एक कब है, तो यहां पर ये देखिए कह सकते हैं ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि मिड प्रोलिफेरेटिव फेज, ये जो प्रोलिफेरेटिव फेज के मिड में था, मतलब कि प्रोलिफेरेटिव कब था, 5 से 14 दिन था, ठीक है, 5 से 14 डेज। तो आप कह सकते हैं ना 10 11वां दिन 12वां दिन, ये देखिए ज्यादा है। और एक कह सकते हैं मिड ल्यूटियल फेज में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल कब तो पड़ता है, मिड प्रोलिफेरेटिव फेज में, और एक ल्यूटियल फेज में, 2 पीक है, ठीक है। और इसका पीक कब बन रहा है, इसका पीक स्टार्ट हो रहा है कब, 16 दिन से चालू हो रहा है, और ये 26 तक, ठीक है। ऊपर देखिए ल्यूटिनाइज एफएसएच और एलएच है ना, ये एफएसएच और एलएच, ये पिट्यूटरी हार्मोन है, इनका लेवल कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का, यहाँ पे खुद देखें ये क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल, ये आफ्टर 10th डे, 10वां दिन के बाद एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, बिफोर ओवुलेशन लिखे हैं ना, ये देखिए बिफोर ओवुलेशन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो ये दे रहा है कि खूब एफएसएच निकालो, खूब एलएच निकालो 10वां दिन के बाद। तो इसके बाद देखते हैं सबसे ज्यादा कब होगा, बिफोर ओवुलेशन ना, तो ये बिफोर ओवुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है और निकालो, तो एफएसएच और एलएच दोनों का कब होगा सबसे ज्यादा, तो उस समय ज्यादा कब होगा, ये देख रहे हैं 14 से पहले, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए दोनों का पीक क्या है, 14 से पहले बनाया हुआ एक ही पीक है, ठीक है। लेकिन हाँ एलएच का रोल 14 के बाद है ना ज्यादा, तो इसे एलएच ज्यादा ऊपर दिखाया और नीचे। तो आपको क्या करेगा, एनसीईआरटी में ही 4 डायग्राम दे देगा, आप कह देगा कौन सा कौन हार्मोन, 2 पीक देखिए सीधे एस्ट्रोजन हो गया, एक पीक देखिए इधर, तो ये कौन सा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा उस समय वो हो जाएगा, और ये 2 पीक ये, ठीक है। तो एफएसएच एंड एलएच शोज मैक्सिमम पीक कब, बिफोर ओवुलेशन, ठीक है, बिफोर ओवुलेशन। तो ये सारा का सारा एनसीईआरटी में जो दिया है आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ये नेगेटिव फीडबैक अगर लिखाना होगा जैसे ना कि एस्ट्रोजन हाई लेवल, ये अगले क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है। तो 5 मिनट 7 मिनट लगेगा, अगले क्लास में लिखवा देंगे। तो ये आपको आपका ये खत्म हो गया, इसको बना ले, ठीक है। चलिए धन्यवाद।